बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हमारा आज का जो लेक्चर है ये सिविल प्रैक्टिस और क्रिमिनल प्रैक्टिस ये दोनों के लिए है। किस तरह दोनों के लिए? और ये मैं कहूँगा अगर प्रैक्टिस के हवाले से सबसे अहम तरीन लेक्चर, तो जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि अच्छे तरीके से उसको आगे लेकर चलें, वो लोग ये लेक्चर ज़रूर सुनें, क्योंकि इसमें वो पॉइंट्स कि जिनका मैक्सिमम लोगों को, इवन सीनियर लॉयर्स को भी पता नहीं होता। आज हमने वो सारी चीज़ें इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करनी है। ज़मीन जायदाद, आप सब लोगों को पता है कि बैठ जाएँ। आप सब लोगों को पता है कि जो सबसे बड़ा मसला है ज़न, ज़र और ज़मीन। तो ज़मीन जायदाद के जो मुकदमात होते हैं, जब हम प्रैक्टिस की तरफ आते हैं, सिविल मुकदमात में सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें नज़र आती है वो ज़मीन के मामलात होते हैं। लेकिन जो आज हमने चीज़ समझनी है, वो ये है कि एक जो ज़मीन का मुकदमा है, वो सिविल मुकदमा कब होता है और वो क्रिमिनल मुकदमा कब होता है। कब-कब उस पे क्रिमिनल मुकदमा आप कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं और कब-कब सिविल मुकदमा आपका हो सकता है। हर सिविल मुकदमे के साथ एक क्रिमिनल मुकदमा जुड़ता है और हर क्रिमिनल मुकदमे के साथ एक सिविल मुकदमा होता है, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं होता। टाइम चल रहा है ना उसका? हम लोगों को पता नहीं होता, इसलिए हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से लेकर नहीं चल सकते। जो बात मैंने कही आप इसको समझें कि हर सिविल मुकदमे के साथ क्रिमिनल मुकदमा जुड़ता है और हर क्रिमिनल मुकदमे के साथ सिविल मुकदमा जुड़ता है, ख़ास तौर पे ज़मीनों का अगर हो तो। सबसे पहले तो आप लोग लिखें कि अगर ज़मीन जायदाद का मुकदमा हो जाए, तो हमारे पास रेमेडीज़ कौन-कौन सी हैं। सबसे पहली रेमेडी मैं क्रिमिनल से स्टार्ट करवाता हूँ, इल्लीगल डिस्पोज़ेशन एक्ट लिखें आप। इल्लीगल डिस्पोज़ेशन एक्ट। जब भी कोई ज़मीन जायदाद का मामला और मुकदमा हो जाए, तो उसके कब्ज़ा हासिल करने की और जो सबसे बेहतरीन और सबसे अर्जेंट फौरी रेमेडी है, वो है इल्लीगल डिस्पोज़ेशन एक्ट। इसके तहत हम डायरेक्ट कोर्ट ऑफ सेशन में जाएँगे, नीचे किसी अदालत में जाते ही नहीं हैं, और 60 दिन के अंदर अदालत उस मुकदमे को ख़त्म करने की पाबंद है। लेकिन ये मुकदमा वहाँ पर होगा, आगे चल के मैं तफ़सील भी बताता हूँ, सिर्फ़ अभी मैंने आपको लफ़्ज़ बताया कि आपने ज़हन में रखना है। कि एक रेमेडी क्या है, इल्लीगल डिस्पोज़ेशन एक्ट। ये उस वक़्त होता है कि जब एक ज़मीन कन्फर्म्ड हमारी है, उस पे सिविल डिस्प्यूट नहीं है, अगर है तो अदालत में नहीं गया। जब कोई डिस्प्यूट अदालत में नहीं गया तो इसका मतलब है वो डिस्प्यूट नहीं है। कोई बंदा ऐसे ही हमें आता है और हमारे घर पे आके कब्ज़ा कर लेता है। जब कोई बंदा हमारे घर पे आके कब्ज़ा, इसमें शर्त ये है कि कब्ज़ा फ़ौरन-फ़ौरन हो और कब्ज़ा करने वाले कब्ज़ा माफ़िया हों। ये बेसिकली जो इल्लीगल डिस्पोज़ेशन एक्ट है, ये लैंड ग्रैबर्स, जो कब्ज़ा माफ़िया वगैरह आके आपके घरों पे कब्ज़ा कर लेता है, तो फिर उसके बाद अगर आप सिविल सूट करेंगे, वो तो 25 साल में जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे बेहतरीन रेमेडी है कि अगर कोई आपका दुकान, घर या ज़मीन जायदाद पे कब्ज़ा कर ले और वो है कब्ज़ा माफ़िया। कब्ज़ा माफ़िया वो कैसा होगा? आसिफ सईद खोसा साहब की जजमेंट थी कि जो ऑलरेडी ऐसे 2-4 और मुकदमों में इन्वॉल्व होगा, वो आपका कब्ज़ा माफ़िया होगा। तो कोई कब्ज़ा माफ़िया अगर आपके घर, ज़मीन, जायदाद पे कब्ज़ा करता है, तो सबसे पहली रेमेडी है इल्लीगल डिस्पोज़ेशन एक्ट। क्या, क्यों, कैसे, किस तरह, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। कोर्ट ऑफ सेशन के पास होता है, एक रेमेडी होगी। दूसरी रेमेडी मजिस्ट्रेट के पास 145 की पावर है। ये दोनों अभी तक जो मैंने आपको बताए हैं, ये दोनों क्रिमिनल हैं। इसमें भी मजिस्ट्रेट आपको कब्ज़ा लेकर दे सकता है। ये कब एक्सरसाइज करता है? 145 की पावर मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की। ये सीआरपीसी 145 की दरख्वास्त मजिस्ट्रेट को उस वक्त लगाई जाती है जब कोई ज़मीन आपकी हो, कब्ज़ा आपका हो और कोई शख्स आपको उस कब्ज़े से इस तरह निकाले कि जिस पे खून खराबा का ख़तरा हो जाए। तो खून खराबा, ये मुकदमा अदालत सिविल में चल रहा है और कोई बंदा आता है आपको बार-बार तंग करता है। आपका हक है, आपके पास सिविल कोर्ट का फैसला मौजूद है। तो कोई बंदा अगर आपको आकर बार-बार तंग करे, तो आप 145 की दरख्वास्त किसको लगाएँगे? मजिस्ट्रेट को। तो 2 रेमेडीज़ हो गए। उसके अलावा अगर कोई शख्स आता है आपके घर पे, जायदाद पे, उस पे कब्ज़ा नहीं करता, तोड़-फोड़ करता है, आपको डराता है, आपको धमकाता है, वहाँ पे रहता है, ये ट्रेसपास है। ये भी पीपीसी के मुताबिक एक जुर्म है। अगर वो तोड़-फोड़ करेगा, तो 427 नुकसान रसानी भी साथ लग जाएगा। और अगर वो सिर्फ़ आपके घर आएगा, जुर्म के लिए डरा-धमका के वापस चला जाएगा, फिर ट्रेसपास उसके ऊपर लग जाएगा। लेकिन क्योंकि इसमें कब्ज़े का मामला नहीं है, हमने तो जो मेन हमारा टॉपिक है आज, कि हम ज़मीन का कब्ज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। हमने ये पढ़ना है, ये समझना है कि कोई भी शख्स अपनी ज़मीन का कब्ज़ा किस तरह हासिल
कर सकता है। तो हमने अभी 2 रेमेडीज पढ़ ली हैं क्रिमिनल में, कौन कौन सी? इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट है और मजिस्ट्रेट। उसके बाद आगे अगली 2 रेमेडीज हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो सिविल में सबसे मेन रेमेडी है ना, सिविल में जमीन के कब्जे की, वो आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। सेक्शन 8 और सेक्शन 9 इमूव हम फिलहाल मूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे, वो सेक्शन 10, 11, 12 होता है। हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी में कौन सा है आपका? सेक्शन 8 है, सेक्शन 9 है। किसका जनाब? सेक्शन 8, सेक्शन 9, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। एक समरी सूट है और एक जो सूट है वो क्या है, वो डिटेल वाला। वहां समझ सके सिविल मेजर एक्ट दे दे, ठीक है? या ऊपर से वो सिविल मेजर एक्ट पड़ा ना, वो उठा कर ले आए। अब वो भी ले आए और एक यहाँ से क्रिमिनल मेजर एक्ट भी मुझे दे दे। क्रिमिनल मेजर एक्ट, दोनों मेजर एक्ट ले आए। अच्छा जनाब, क्या बात हम कर रहे थे? सेक्शन 8 सेक्शन 9 की। स्पेसिफिक रिलीफ के तहत 2 मुकदमे होते हैं, ये दोनों सिविल मुकदमे हैं। एक को हम कहते हैं समरी ट्रायल और एक को कहते हैं रेगुलर ट्रायल। समरी ट्रायल क्यों कहते हैं, रेगुलर ट्रायल क्यों कहते हैं, कब, क्या, क्यों, कैसा, ये मुकदमा तो हो गया। इसके अलावा क्या हमारे पास घर जायदाद के हवाले से कोई मुकदमे हैं? बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि किराएदार भी तो घरों पे कब्जा कर लेते हैं। जब कोई किराएदार घरों पे कब्जा करते हैं, फिर हम इधर नहीं आते सेक्शन 8 सेक्शन 9 ना, फिर हम जाते हैं एविक्शन ऑफ टेनेंट, रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट में चले जाते हैं। अगर पंजाब में है तो पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट। तो अब ये जो मैं आपको, वही मैंने आपको पहले क्लियर किया था कि आज का लेक्चर जो है अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमने इसको लेकर चलना कैसे होता है, मूव कैसे करना होता है। तो पांचवी चीज़ क्या आ गई जनाब? रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट के तहत एविक्शन ऑफ टेनेंट का मुकदमा हम कर सकते हैं अपने घर और जायदाद को खाली करवाने के लिए, किसी भी ऐसे मामले में जहाँ पर कोई शख्स किराएदार है और किराएदार की सूरत में उसने हमारे घर पे कब्जा कर लिया। अब ये 3 रेमेडीज आ गई हैं हमारे पास। कौन कौन सी 3 रेमेडीज हैं जनाब? एक तो क्रिमिनल रेमेडी आ गई, एक सिविल रेमेडी आ गई, और जो रेमेडी हमें दे रहा है आपका रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट, ये स्पेशल कोर्ट के जरिए से स्पीडी रेमेडी हमारे पास आ गई। अब सवाल ये है कि कब हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सेक्शन 8 में मुकदमा लगाएंगे, कब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सेक्शन 9 में मुकदमा लगाएंगे, और कब हमारा जो मुकदमा होगा वो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट में होगा, कब हमारा मुकदमा 145 सीआरपीसी में होगा, और कल कल किस वक्त हमारा जो मुकदमा है वो रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट के मुताबिक चलेगा। चलिए पहले इसको आसान आसान से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी किराएदार अगर कोई भी किराएदार आपकी ज़मीन पे काबिज हो जाए या आपको किराया अदा ना करे, या वो किराया अदा भी कर रहा है बट आप उसको अपने घर से निकालना चाहते हैं और वो घर उससे वापस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है? इसके लिए सेक्शन 13 है रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट का। एविक्शन ऑफ टेनेंट की सूरत की एक दरख्वास्त लगाई जाएगी, पिटिशन लगाएंगे एविक्शन ऑफ टेनेंट। अच्छा, अब इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी जहन में रख लें, एविक्शन ऑफ टेनेंट कब लगेगा? जो हमारा कानून है वो ये कहता है कि भाई बात सीधी सी है, अगर आपने अदालत से रेमेडी लेनी है तो पहले वो काम करो जो अदालत आपको कहती है। तो हमारा रेंट लॉ कहता है कि आप सबसे पहले ये करेंगे कि आप अपनी रेंट डीड को रजिस्टर करवाएंगे। अगर तो आपकी रेंटेड जो है टेनेंसी एग्रीमेंट जिसको हम कहते हैं, अगर तो वो रजिस्टर्ड है तो तब आप मुकदमा कर सकते हैं। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आप पहले पेनल्टी पे करेंगे, और पेनल्टी कितनी होगी? जितना आप उसका किराया लिखेंगे ना, उस किराए को साल के किराए से ज़रब किया जाएगा। साल के किराए, यार ये माइनर एक्ट लाए हो, जो आप इधर वाला लाए हो ये माइनर एक्ट लाए हो। जो पहली अलमारी में मेजर एक्ट पड़ा वो लाओ, क्रिमिनल मेजर एक्ट, क्रिमिनल मेजर। पहले मैं आपको कुछ चीज़ें इसके हवाले से बता दूं, इसके जुर्माने के बारे में बता दूं ताकि आप, अच्छा इसके लिए एक चीज़ ध्यान में रखें, 2 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं कभी भी कोई भी काम करने के लिए। एक तो लॉ की बुक के बगैर आप चल ही नहीं सकते, आपके पास लॉ की बुक होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास वो ड्राफ्ट होना चाहिए कि जिसके ज़रिए से हम उस चीज़ को आगे अदालत में फ़ाइल कर सकें। हम जो चीज़ पढ़ते जाएंगे साथ साथ उसको क्लियर करते जाएंगे, हम उसका ड्राफ्ट जो है वो भी साथ साथ क्या करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले अगर जो मैंने आपसे बात की है कि जनाब अगर कोई किराएदार, ये शर्त है कि अगर कोई किराएदार, अच्छा उसमें अब अगली बात भी ध्यान में रख लें,
बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि जब कोई भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, यार अहबाब, हम उसको ज़बानी कलामी बिठा देते हैं, बाद में वो काबिज़ हो जाता है। तो उसको क्या हम किराएदार, तो किरायानामा हम ज़बानी भी बता सकते हैं कि हमारा ज़बानी किरायानामा हुआ था। तो जो आपकी एविक्शन की दरख्वास्त है वो ज़बानी किरायानामे पर भी हो सकती है, और जो आपकी दरख्वास्त है वो बाकायदा जो किरायानामा जिसका एक तरीक़ाकार है। कानून तो ये कहता है कि आपका जो किरायानामा है वो क्या होना चाहिए, वो हमेशा रजिस्टर्ड होना चाहिए। अनरजिस्टर्ड अगर किरायानामे होंगे तो अनरजिस्टर्ड किरायानामों पर कभी भी कानून आपको सपोर्ट नहीं करेगा। कानून आपको कब सपोर्ट करेगा, जब आपका किरायानामा क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा। अनरजिस्टर्ड किरायानामे पे कभी भी कानून आपको सपोर्ट नहीं करता। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने अनरजिस्टर्ड करवाया है तो फिर आपको पेनल्टी पड़ती है। फिर क्या पड़ती है जनाब, पेनल्टी। वो क्या पेनल्टी होती है कि जो फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपये आपका किराया महीने का, साल का कितना हो जाएगा, 6 लाख। इसका 10%, 60,000 रुपये, ये आप जमा करेंगे तो अदालत आपका मुकदमा सुनेगी, नहीं तो अदालत आपका मुकदमा नहीं सुनेगी, जो रेंट कंट्रोलर की अदालत है सबसे पहले। अच्छा, अब इसमें मुकदमा क्या सिर्फ लैंडलॉर्ड करेगा, टेनेंट नहीं करेगा? टेनेंट भी तो कर सकता है, लैंडलॉर्ड भी कर सकता है, और टेनेंट भी कर सकता है, दोनों मुकदमे कर सकते हैं। अगर मुकदमा दोनों कर सकता है, लैंडलॉर्ड भी मुकदमा कर सकता है और टेनेंट भी मुकदमा कर सकता है, तो इसमें एक चीज़ है कि जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी किसकी है, वो है लैंडलॉर्ड की, कि वो किरायानामे को रजिस्टर करे। अगर वो रजिस्टर नहीं करता तो 10%, और अगर वो रजिस्टर ना करे तो यहाँ पे पहली जिम्मेदारी है टेनेंट की कि वो बताए जाके कि जनाब ये हमारा एग्रीमेंट हुआ, इसको कहें कि रजिस्टर करवाए, ये रजिस्टर नहीं करवा रहा। और क्योंकि वो ये नहीं बताता, इसलिए अगर वो भी मुकदमा करे तो 5% उसको भी पेनल्टी पड़ेगी। तो अगर किराएदार मुकदमा करना चाहे अनरजिस्टर्ड डीड के ऊपर तो कितने की पेनल्टी है, 5% की। और अगर ये मुकदमा करना चाहे कौन, मालिक, जो लैंडलॉर्ड है, तो फिर पेनल्टी कितने की है, फिर उसकी जो पेनल्टी हो जाएगी वो हो जाएगी 10%। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किराया आपका ₹1,00,000 है तो 12 लाख, उसका 10% 1,20,000 और 5% उसका 60,000। अगर 50,000 है तो उस हिसाब से जितना किराया 10% और 5% सालाना किराए की पेनल्टी पड़ेगी। तो उस पर आप दरख्वास्त लगा देते हैं एविक्शन ऑफ टेनेंट की। इजेक्शन ऑफ टेनेंट, एविक्शन ऑफ टेनेंट, ये सारी एक ही बात है, इसमें कोई दूसरा फ़र्क नहीं है कि जनाब कोई और चीज़ है, कोई और चीज़ है, सब कुछ क्या है, ये एक ही है। सारी जितनी भी चीज़ें हैं, एविक्शन इजेक्शन वाला जो मामला है, ये सारा का सारा एक है, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। इस दरख्वास्त में क्या होता है, इस दरख्वास्त में ये होता है कि अदालत देखती है कि जो आपको डिफरेंट ग्राउंड्स होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर किरायानामे का मुद्दत ख़त्म हो गया फिर तो उसने खाली करना ही करना है। अगर वो नहीं कर रहा तो फिर तो डायरेक्ट जाके आप एविक्शन ऑफ टेनेंट लगा दें। अब अगर वो अनऑथराइज़ यूज़ कर रहा है, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, उसके अंदर कोई शोर-शराबा या कोई ऐसा काम कर रहा है, या अगर आपने उसको रिहाइश के लिए दिया उसमें वो स्कूल खोल देता है, या वो कोई कारोबार करने लग जाता है कमर्शियल पर्पज़ के लिए, ये फिर अलग एक तफ़सील है। आज सिर्फ मैं आपको एक शॉर्ट सा बता रहा हूँ, मैं आपको ये उस गहराई में लेकर नहीं जा रहा। जिसको चाहिए होगा हम उसको रेंटेड प्रेमिसेस का पूरा एक जो लेक्चर है वो अलग से दे देंगे, पंजाब टेनेंसी एक्ट और रेंटल प्रेमिसेस एक्ट के हवाले से हम दे देंगे, ताकि उसको क्लियर हो जाए कि किस तरह की चीज़ें होती हैं और किस तरह की चीज़ें नहीं होती। लेकिन पहली रेमेडी, किसी भी किराएदार से अगर आप लोग अपने घर का कब्ज़ा छुड़वाना चाहते हैं तो आप रेंट कंट्रोलर, अब ये रेंट कंट्रोलर क्या है, रेंट कंट्रोलर जो बड़े शहर हैं जैसे लाहौर है, यहाँ पे अलग से रेंट कंट्रोलर की अदालत है, और जो छोटे शहर हैं जैसे रहीम यार खान बहावलपुर, वहाँ पे अलग से अदालत नहीं होगी, वहाँ पर जो सिविल जज होगा वही पावर एक्सरसाइज करेगा रेंट कंट्रोलर की। लेकिन जब आप उसके पास जाएंगे, रेंट का मुकदमा लेकर जाएंगे, तो वो आपसे इख्तियार उसी के मुताबिक चलाएगा। कोर्ट फीस वगैरह आपको, पेनल्टी वगैरह आपको पे करनी पड़ेगी, किसके मुताबिक, आपको रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट के मुताबिक आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो फिर जाके वो आपकी बात को सुनेगा, अदरवाइज़ वो आपकी बात को कभी भी नहीं सुनेगा। पंजाब के हवाले से ना, इसमें पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट है, अगर आप विद इन द पंजाब बात करेंगे तो रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट पंजाब का है। और इसमें जो है वो सेक्शन 10 है, अगर आप एग्रीमेंट को ना करें तो किस सूरत में उसका जो 5% और 10% का मैंने आपको जुर्माना बताया, वो यहाँ पर पेनल्टी लिखी हुई है कि सेक्शन 9 में है कि ऑन बिहाफ ऑफ द टेनेंट अनलेस द डिपॉजिट ऑफ फाइन इक्वल टू 5%, और ऑन बिहाफ ऑफ द लैंडलॉर्ड अनलेस द डिपॉजिट ऑफ फाइन इक्वल टू 10%। तो ये एक छोटी सी बात अगर आपको यहाँ तक क्लियर हुई हो, पहली रेमेडी, कि अगर कोई शख्स किराएदार, जिसको आपने किराएदार पर अपनी ज़मीन के तौर पे रखा हो, और वो आपकी ज़मीन पे अगर कब्ज़ा कर ले,
तो आप एविक्शन ऑफ टेनेंट की दरख्वास्त रेंट कंट्रोलर के पास लगाएंगे। किस किस बुनियाद पर लगा सकते हैं कि जनाब हमारा रेंट एग्रीमेंट पूरा हो चुका है, मजीद मैं इसको देना नहीं चाहता। अच्छा, अब एक सवाल इसमें आता है, क्योंकि आजकल मैक्सिमम लोग इसी तरह ही रह रहे हैं ना। अब ये कानून दोनों को प्रोटेक्ट करता है। बाज़ वक़्त ये भी हो जाता है, आपने देखा होगा कि एक मालिक मकान है, उसने आपसे 5 साल का एग्रीमेंट कर लिया, आप उसको किराया भी दे रहे हैं, रिहाइश भी वैसे ही है, सब कुछ है, लेकिन आजकल अचानक क्या हुआ, झटका लगा किरायों में, किराए बढ़ गए। अब वो आ जाता है जी किराया चेंज करें जी, आप कहते नहीं जी, वो नोटिस दे देता है कि जी आप खाली करें, मुझे ज़ाती इस्तेमाल के लिए चाहिए। असल में उसको ज़ाती इस्तेमाल के लिए नहीं चाहिए होता, वो सिर्फ क्या लालच में होता है कि ये इसको मैं भगाऊं, कोई और किराएदार यहाँ पे लाऊं, मुझे ज़्यादा किराया मिल जाए। अब जब वो अदालत में कह दे कि मुझे ज़ाती इस्तेमाल के लिए चाहिए, तो अदालत ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 महीने दे सकती है, फिर आपको खाली करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा, जैसे ही आप खाली करते हैं पता चलता है कि उसने किसी और को किराए पे चढ़ा दिया। अब अगर उसने किसी और को किराए पे चढ़ा दिया है, तो अब किराएदार तो गया, अब क्या इसके पास कोई चीज़ है या नहीं है? है। हम लोगों को पता ही कोई नहीं होता कि हम किराएदारों के हकूक क्या है, ना हमें किराएदारों के अपने हकूक पता होते हैं, ना हमें अपने मालिकाना हकूक पता होते हैं। इसलिए तो हम लोग इसमें वो करते हैं, खारी में चले जाते हैं। अच्छा, पहले मालिक की बात कर लेते हैं जनाब, मालिकाना हकूक के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर किराया नामा पूरा होगा तो फिर तो ऑटोमेटिकली खाली होगा। अगर उसमें टाइम पड़ा है और आपको अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए चाहिए, तो आप उसको खाली करवा सकते हैं। जितना नोटिस आपने उसमें लिखा है 1 महीने 2 महीने का, आप उसको नोटिस करेंगे। अगर उसके बाद वो खाली नहीं करेगा तो आप अदालत में जाएंगे, जनाब कि ये इसको मैं खाली करवाना चाहता हूँ। अगर वो उसको इल्लीगल यूज़ में ले आएगा, कोई गलत यूज़ करेगा या अनअथराइज़ यूज़ गलत नहीं होता, सही भी हो सकता है, लेकिन आपने उसको इजाज़त नहीं दी थी। अगर वो उसपे कोई कंस्ट्रक्शन करता है, कोई तोड़-फोड़ करता है, कोई डैमेज करता है, या वो न्यूसेंस क्रिएट करता है, कोई ऐसा काम करता है जिससे गली मोहल्ले के लोग तंग होते हैं, कोई भी ऐसा मामला हो, ये वो ग्राउंड्स है कि जिसके ऊपर आप सेक्शन 13 के मुताबिक एविक्शन ऑफ टेनेंट की दरख्वास्त लगाकर किसी भी किराएदार को, तो जब भी किराएदारी का मामला हो, किराएदारी के मामले पे आप जाकर सिविल कोर्ट में मुकदमा फाइल नहीं करेंगे। किराएदारी के मामलात पे मुकदमा जो लगेगा वो कौन सा लगेगा, एविक्शन ऑफ टेनेंट लगेगा। और इसमें आपने साबित करना होगा कि किराएदारी का जो मामला है आपका वो क्या है और क्या नहीं है। जो आपका एग्रीमेंट वगैरह है किराएदारी का, वो आपने उसमें साबित करना है। एग्रीमेंट कंपनी के थ्रू भी हो सकता है। अच्छा, अगर वो कह रहे हैं कि अगर कोई किराएदार छोड़ के भाग जाए और उसने पैसे देने हो, तो फिर रिकवरी का मुकदमा हो सकता है और कोई भी मुकदमा उस पे नहीं हो सकता। और क्या कि जो रेंटेड प्रेमिसेस फर्दर भी रेंटेड, इसको हम कहते हैं कि सब लीज करना या सब लेट करना। क्या करना? सब लेट। अब डिपेंड ये करता है कि अगर आपने रेंट एग्रीमेंट में उसको इजाज़त दी है कि वो फर्दर किसी और को भी किराए पे देना चाहे। बाज़ वक़्त होता है कि जब हम बड़े प्लाज़ा किसी से किराए पे लेते हैं, तो इसीलिए लेते हैं कि जी आगे मैं इसको रेंट आउट करते रह जाऊँगा। तो इस तरह भी हो सकता है, अगर एग्रीमेंट में मौजूद है तो। अगर एग्रीमेंट में मौजूद नहीं है, तो फिर किराएदार आगे फर्दर किराए पे अगर देता है, तो वो गलत करता है, और इस बेस पर आप उसको उस घर से निकाल सकते हैं कि भाई आपने जो काम किया है, ये काम क्या है, ये गलत है। तो ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर होगी जनाब। अच्छा, अभी इसमें एक जो चीज़ रह गई है, वो रह गई है कि इसकी दरख्वास्त कैसे लिखी जाएगी। जो हमारे रजिस्टर्ड जितने भी आप लोग हैं, जो हमारे साथ ग्रुप्स में है, सिविल प्रैक्टिस, क्रिमिनल प्रैक्टिस, तो आज या कल मैं आपको इसका ड्राफ्ट भेज दूंगा। बड़ा आसान सा तरीकाकार होता है। आपने वो ड्राफ्ट, उसमें चंद फिक्रे, वही आपने मेन चीज़ लिखनी होती है। पहले नंबर पे एग्रीमेंट आपका कब हुआ था, कितने रुपए पे हुआ था, कितना महीना इसका किराया हुआ था, कितने इसमें एडवांस थी, कितने इसमें सिक्योरिटी था, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी, वो लिखेंगे। और उसके बाद उसमें लिखेंगे जनाब इसने ये वायलेशन की है, साथ रेंट एग्रीमेंट की कॉपी लगेगी। ये दरख्वास्त जाकर आप रेंट कंट्रोलर की अदालत में, अगर वो रजिस्टर्ड है तो इसके ऊपर 15-20 रुपए का टिकट, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर पहले पेनल्टी जो भी है वो आप उसकी पे करेंगे, और पे करके आप अदालत में जाकर जमा करवा देंगे कि जनाब मैं इससे एविक्शन ऑफ टेनेंट चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसकी बेदखली, किराएदार की बेदखली का मुकदमा हो गया। यहाँ तक समझ आ गई जनाब। अब आगे चलते हैं। अभी सिविल सिविल को पहले, अब यहाँ पे अगला जो मसला आता है कि कब्जे पे सिविल मुकदमा कब होगा और क्रिमिनल मुकदमा कब होगा। सिविल और क्रिमिनल में बेसिक फर्क ये है कि जब राइट्स इस्टेब्लिश्ड हो, टाइटलशिप ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो, और सिविल में कोई डिस्प्यूट पेंडिंग हो भी ना और कोई कर भी ना रहा हो। ये जिस जगह पे आप बैठे हैं ये मेरी मलकियत, ये डिक्लेयर्ड राइट है मेरे पास। डिस्प्यूट चला, अदालत ने मेरे हक में फैसला कर दिया कि मैं इस जगह का मालिक हूँ, मालिक भी हूँ और काबिज भी हूँ, मालिक भी हूँ और काबिज भी हूँ।
अब अगर कोई शख्स आकर इस पे कब्जा करता है और वो कब्जा माफिया है, कब्जा कर लेता है, कब्जा कर लेता है, कब्जा कर चुका है, कोई सिविल मुकदमा पेंडिंग नहीं है, तो मैं फौरन सबसे पहले एक इस्तगासा दायर करूंगा कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट जाके, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट, इसने जनाब मुझे इलीगली डिस्पोजेस किया है, वहां पर कोर्ट ऑफ सेशन के पास इख्तियार है कि अगर वो चाहे तो मुझे उसका उसी वक्त कब्जा लेकर दे दे, और उसके बाद उसने अगर वो दूसरा बंदा कहता है जी मालकी, मैं मालिक हूँ, तो आगे से जो काम होगा कोर्ट ऑफ सेशन का वो ये कहेगा कि भाई तुम मालिक हो या नहीं हो, पहले सिविल कोर्ट से जाकर डिसाइड करवाओ, ये काबिज था, तुमने इसकी ज़मीन पर कब्जा किया है, लिहाजा तुम इसको कब्जा वापस करो। जो चीज़ डिसाइड करता है कोर्ट ऑफ सेशन वो खाली क्या डिसाइड करता है, कब्जा, कब्जे के अलावा वो डिसाइड नहीं करता मलकियत। एक बात जहन में रख लें कि जब भी मलकियत के ऊपर सवाल उठेगा, अगर वो काबिज आकर कहता है जी कि मैं इसका मालिक हूं, तो फिर मलकियत सिविल कोर्ट ने डिसाइड करनी है, लेकिन जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो दर हकीकत किस चीज़ के बारे में डिसाइड करेगा, वो इस चीज़ के बारे में डिसाइड करेगा कि जिसका पोजेशन था, जिसका कब्जा था, बस उसको कब्जा दिलवा दिया जाए। यहाँ पे इसमें हम देख लेते हैं, अगर इलीगल डिस्पोजेशन, उधर से किताब उठा कर लाना, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट है। तो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट का बेसिक काम क्या हो गया, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट का ये है कि अगर कोई शख्स आपको इलीगल तरीके से आपकी ज़मीन से डिस्पोजेस करे, तो आप डायरेक्ट किसके पास जाएंगे, कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाएंगे, और उसके पास जाकर आप इस्तगासा लगाएंगे, क्या लगाएंगे आप, इस्तगासा लगाएंगे। उस इस्तगासे में कोर्ट ऑफ सेशन के पास इख्तियार है कि आपको फौरी कब्जा भी दिलवाना चाहे तो दिलवा सकता है, और ये मुकदमा वो 2 महीने में सुनेगा, डे टू डे बेस पर। फिर कब्जा, इसमें क्या फायदा हुआ कि जब कब्जा आपके पास आ जाता है तो फिर अगर दूसरी पार्टी कब्जा कर ले, फिर बाद में स्टे के दौरान वो 10 साल बाद भाग जाए, तो आप कहाँ से उसको पकड़ेंगे, क्या करेंगे, तो कब्जा असल चीज होती है। तो अगर कब्ज, लेकिन कब्जे के लिए यही है कि आप काबिज थे, शर्त है कि आप काबिज थे, और आपको गैर कानूनी तरीके से किसी नाजायज कब्जा ग्रुप ने बेदखल किया, तो सिविल में जाने की बजाय आप किस में चले जाएं जनाब, फौरन फौरन इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट। अच्छा, ये तो असल में अभी आया 2009 में, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट कब आया, 2009 में। मजिस्ट्रेट के पास पहले दिन से एक पावर है, 145। अच्छा, 145 दो तरह से एक्सरसाइज होती है। अब जब ये कानून आ गया ना आपका इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट आने के बाद, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट आने के बाद जो 145 की दरखास्त है वो कब लगती है, अब आपकी शॉप वगैरह है, घर है, आपकी एक शॉप है, एक घर है, हसाम हर दूसरे दिन जाता है, 2 बंदे लेकर जाता है, ये चीज ऐसे कर दो, तोड़ फोड़, और मैं ये करूंगा, मैं कब्जा कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, कब्जा कर भी लिया तब भी ये हो सकता है, लेकिन खून खराबे का डर है। आप मजिस्ट्रेट को 145 की दरखास्त देते हैं कि जनाब ये शख्स मेरे कब्जे में दखल दे रहा है, इसको कहें कि ये दखल ना दे, वरना यहाँ पे खून खराबा हो जाएगा। लेकिन वो, और अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा जो काबिज था उसको निकाल दिया, तो 60 दिन के अंदर अंदर वो भी मजिस्ट्रेट को दरखास्त दे सकता है कि जनाब ये जो है, इस शख्स ने जो है वो मेरा कब्जे के अंदर जो है, लेकिन शर्त यही है कि ये दरखास्तें जो 145 की है या आपका इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट की दरखास्त है, ये देता कौन है, ये दरखास्तें वो देते हैं जो वहाँ पर काबिज थे और उनको वहाँ से निकाला गया या निकालने की कोशिश की गई। इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट हमारा 2005 का है, जो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट है ये हमारा 2005 का है। इसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ यहाँ से मज़ीद। तो बात वही है कि पहले आपके पास क्या होना चाहिए, किताब होनी चाहिए जहाँ से आप ये करें। तो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट की इसमें सेक्शन 3 मेन है कि नो वन शैल एंटर इनटू और अपॉन अ प्रॉपर्टी टू डिस्पोजेस, ग्रेब, कंट्रोल और ऑक्यूपाई। असल चीज़ है ये, बेसिकली लैंड ग्रेबर्स के लिए आया था, कब्जा माफिया के लिए आया था। अगर कोई भी शख्स गलत तरीके से आपके उस मुकदमे पे करेगा तो ये कोर्ट ऑफ सेशन के पास डायरेक्ट मुकदमा चलेगा, और कोर्ट ऑफ सेशन क्या कर सकता है, इसको अटैच भी कर सकता है प्रॉपर्टी को, और आपको वो दे भी सकता है इंटरम रिलीफ के तौर पर, और फाइनल आपको कह सकता है कि जनाब ये जो प्रॉपर्टी शख्स को दे दो, बस मलकियत उसका कोई भी लेना देना नहीं। ये किस लिए है कि फौरन फौरन कब्जे, फौरन फौरन लड़ाई झगड़े, इन चीज़ों को क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए।
तो दो हमारे पास जो मेन आ गई चीजें, एक 145 आ गया और एक आ गया इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट आ गया 2005 का। इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट की दरखास्त कब लगती है जनाब? इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट जब कोई आपको इलीगली डिस्पोजेस करे आपकी प्रॉपर्टी से। यहाँ पे अब कुछ लफ्ज हमें समझाते हैं। No one shall enter into or upon any property to dispossess, grave, control, or occupy it without having any lawful authority to do so, with the intention to dispossess, grave, control, or occupy to property। तो कहता है कि अगर कोई लॉफुल अथॉरिटी से करेगा फिर ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई लॉफुल अथॉरिटी से नहीं करेगा तो फिर ये चीज एप्लीकेबल है। तो दो चीजों का फर्क थोड़ा सा पता चल गया जनाब। अच्छा, उसमें मैं एक और चीज आपको बता रहा था, वो पहले वाली मिसिंग हो गई है, किराएदार के हकूक के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि मालिक क्या करता है, बाज़ दो नंबरी करके आपको निकाल देता है और बाद में वहाँ पे जनाब यही हो जाता है कि जी किराया बढ़ा दिया। ये अक्सर जब हम स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग लेते हैं, जब स्कूल कॉलेज चल जाता है तो मालिक मकान देखते कहता है यार ये तो स्कूल चल गया, यहाँ पर तो मैं स्कूल बना लेता हूँ। वो क्या करता है, वो उस बंदे को निकालता है और खुद स्कूल बना लेता है। उससे कहता है जी मुझे तो किसी और इस्तेमाल के लिए चाहिए। अब मेरे तो सारा कारोबार कैसे बेड़ा गर्क कर दिया, या किसी को घर से निकाल दिया। तो यहाँ पे किराएदार भी मुकदमा लगा सकता है उसके खिलाफ, तो जिसमें उसको वापस कब्जा भी मिल सकता है और उसको जुर्माना भी हो सकता है कि भाई तुमने जो अदालत में आकर एविक्शन करवाई थी वो झूठ बोल के करवाई थी। जब कोई पर्सनल इस्तेमाल के लिए जगह लेगा ना तो कम से कम 4 महीने वो खुद उस पे रहेगा, उसके बाद किसी और को फिर उसका हक है, उसकी जाती प्रॉपर्टी है। लेकिन ये नहीं कि जनाब आज खाली कराऊं तो मैं कल ही किसी को, जब आपने कहा ना पर्सनल इस्तेमाल, तो फिर उसको पर्सनल इस्तेमाल करना है। और अगर आप कहते हैं ना कि मैंने घर तोड़ के नया बनाना है, इस मकसद के लिए हम खाली कराते हैं कि नहीं कराते, तो फिर आप उस घर को तोड़ेंगे और नया बनाएंगे। अक्सर इस तरह करके झूठ बोल के जनाब मैंने घर को तोड़ना है, खाली करा लिया, और बाद में तोड़ते नहीं है बल्कि क्या करते हैं, बल्कि तोड़े बगैर जनाब उसको किसी और को किराए पे दे देते हैं। तो इस पे मुकदमा करें कि जनाब कानून कहता है कि इसने कहा था कि मैंने घर तोड़ना है तो वो 1 साल में तोड़ने का पाबंद है, और तोड़ के अगर वो बनाता है तो पहला हक फिर भी उसी किराएदार। तो किराएदारी के भी हकूक है, हमें पता नहीं होता, हम जनाब वहां पे आंखें बंद। अभी आपने सुना होगा वकीलों को लोग घर नहीं देते। एक वजह है वकील तंग भी करते हैं, लेकिन एक वजह यह है कि वकीलों को अपने हकूक का पता होता है, तो वो किसी को ज्यादती नहीं करने देते। इस वजह से जो मालकान जो ओवरऑल है वो तो उनका प्रैक्टिस है कि उन्होंने करनी क्या होता है, 2 नंबरी करनी होती है। अच्छा जनाब, क्या कहाँ तक पहुंचे जी पोजेशन का। अच्छा, इसमें जो इलीगल डिस्पोजेशन है या जो आपके मजिस्ट्रेट वाली दरखास्त है, ये पोजेशन है। ये क्या है? पोजेशन, ओनरशिप की बात नहीं है। किसी कागज को भी अगर निकाल दीजिए, एक सादी सी बात मैं आपको समझा देता हूँ भाई साहब, आपको क्लियर हो जाएगा। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का पता है आप लोगों को? अपनी वो जात के दिफा के लिए, जाती दिफा के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं इस जगह का मालिक हूं, मैं क्या हूं इस जगह का मालिक। अगर कोई शख्स मेरे ऊपर हमला करता है इस जगह को कब्जा करने के लिए, तो मेरे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। ठीक है, उसने कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया और मुझे बाहर निकाल, मैं बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद अगर मैं अब उसके ऊपर अगले दिन, 2 दिन, 4 दिन बाद दोबारा आके अटैक करता हूं अपनी जमीन वापस लेने के लिए, अब कानून कहता है कि उसका प्राइवेट डिफेंस है। क्योंकि इसमें सबसे पीछे जो इसके पीछे साइंस है वो क्या है कि किसी भी शख्स को कानून अपने हाथ में लेने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। उसने तो ले लिया, अगर आप अब उसके ऊपर जाकर दोबारा ये मामला करेंगे तो फिर क्या होगा, आप कानून अपने हाथ में ले लेंगे। तो लिहाजा अगर वो अब बैठ चुका है, हाँ जिस वक्त वो कब्जा कर रहा था तब आप उसको निकाल, तब कर। अब वो अगर सेटल हो गया, अब आपकी वो पावर खत्म, अब आप उसको नहीं भगा सकते। अब वो राइट उसके पास है। बेसिकली जो ये राइट्स होते हैं, क्रिमिनल राइट्स होते हैं पोजेशन के, और ये सब पोजेशन के ऊपर बेस कर। और मैंने आपको कहा है कि जो क्रिमिनल कोर्ट्स है उनका तो मलकियत के साथ ताल्लुक है ही नहीं, वो तो देखते हैं कि पीसफुल पोजेशन किसके पास थी, बस उसको पीसफुल पोजेशन को क्या करवाएं आप, हैंड ओवर कर दें। अगर कोई बंदा अपने घर को सेल आउट कर दे तो फिर तो उसका हक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर शख्स अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, वो बेच सकता है, खरीद सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, वो उसका हक है, आप उसको रोक नहीं सकते। लेकिन अगर एग्रीमेंट में ये लिखा था ना उसने कि मैं 5 साल तक अपनी प्रॉपर्टी, जैसे मैंने यहाँ पे एग्रीमेंट किया, मैंने कोई 1 से 1.5 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्चा किया, कंस्ट्रक्शन करवाई है, सारा कुछ किया, इसलिए कि भाई मैंने ये 5 साल चलाना है।
मैंने अपने जहन में वो 5 साल के ऊपर वो अमाउंट को क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। अगर वो साल बाद कहे जी मैं घर बेच रहा हूँ, ओ भाई घर बेच रहे हो, तुमने मेरे साथ एग्रीमेंट किया था कि मैं इसके ऊपर जो पैसे लगाऊंगा वो 5 साल में बराबर होने हैं। अगर तुमने पहले बेचना मुझे मेरा नुकसान पूरा करो, तो बेच सकता है कंपनसेट करने के बाद। अच्छा जी, इलीगल डिस्पोजेशन की समझ आ गई थोड़ी सी। सिर्फ इतना भी आपको मैं दावे शावे देता हूँ तो मजीद क्लियर हो जाएगा, हम तफसील से अलग अलग पढ़ेंगे सारे। आज मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कब्जा हासिल करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। किराएदारी से कब्जा हासिल करना था, टेनेंट की एविक्शन लगा दी। अगर किसी ने नाजायज़ काबिज ने, किसी कब्जा माफिया ने हमारी ज़मीन पे कब्जा किया तो फ़ौरन हमने इलीगल डिस्पोजेशन, कोई हमारे प्लाट पे काबिज हो गया, कोई हमारी ज़मीन पे काबिज हो गया, कोई हमारे घर पे काबिज हो गया, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट हो गया। अगर कोई हमें हमारी ज़मीन के मामले में तंग कर रहा है या निकाल रहा है या निकालने की धमकी दे रहा है तो 145 में किसके पास चले जाएंगे, मजिस्ट्रेट। उसको बुला के मजिस्ट्रेट मना करेगा कि इसको आपने तंग नहीं करना। अगर आपका इस ज़मीन पर कोई हक है तो जाए सिविल कोर्ट में जाके पहले अपना हक, लेकिन मजिस्ट्रेट फैसला उसी के मुताबिक करता है जिसके हक में सिविल कोर्ट का कोई फैसला मौजूद हो, वैसे हक नहीं लेकर चलता। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। अब दो और चीजें आ गई, सेक्शन 8, सेक्शन 9, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादातर जो हम सिविल मुकदमे करते हैं, जितने भी हमारे सिविल मुकदमे होते हैं इसके हवाले से, क्या कहते हैं, जमीनों के हवाले से, जायदाद के हवाले से, वो सेक्शन 8 सेक्शन 9 के होते हैं। सिविल मुकदमे सारे के सारे होते ही कौन से हैं, सेक्शन 8 सेक्शन 9। सेक्शन 8 क्या कहता है, सेक्शन 9 क्या कहता है। एक मैंने आपको बताया था समरी सूट, और एक मैंने आपको बताया था कौन सा है, रेगुलर। अच्छा, ये समरी सूट क्या है, ये रेगुलर क्या है। अब देखिए सेक्शन 8 पढ़े। अ पर्सन एंटाइटल्ड, क्या लिखा हुआ, पर्सन। अब कानून चलता है लफ्जों पे, किसमें चलता है, लफ्जों पे। पर्सन क्या लिखा हुआ है, एंटाइटल। अब गौर से, ये अभी मैं आपको फर्क बताता हूँ। असल मसला वही है कि अगर मैं आपको कानून पढ़ा दूं, क्या मैं आपको सारा कानून पढ़ा सकता हूँ 2 महीनों में, हफ्ते में 2 दिन क्लास में, नहीं पढ़ा सकता। तो फिर मैं आपको क्या कर दूं, अगर मैं इस दौरान आपको कानून पढ़ना सिखा दूं तो वो आपके लिए फायदा है। अच्छा देखिए, अब पर्सन एंटाइटल पढ़ लिया, सेक्शन 9 के लफ्ज को पढ़ें। सेक्शन 9 क्या कहता है, सेक्शन 9 कहता है जनाब, यहाँ पे सेक्शन 9, इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड, यहाँ पे क्या है, डिस्पोजेस्ड। वहां पे बात किस चीज की है, एंटाइटल। अब गौर से सुने जनाब, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल में सबसे ज्यादा जो मुकदमे होते हैं वो रिकवरी सेक्शन 8 और सेक्शन 9 की लगती है। जब भी कोई मालिक, जब भी कोई मालिक, मालिक भी हो और काबिज भी हो, मालिक भी हो और उसको जब भी उसकी कब्जा की जगह से निकाला जाएगा, मलकियत से निकाला जाएगा, वो सेक्शन 8 का दावा करेगा। लेकिन सेक्शन 8 का दावा सिर्फ मालिक कर सकता है, काबिज नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें जो पहली चीज आपने साबित करनी होती है, बस वो मिल गए, इसमें से मिल गए, बैठ जाओ। तो जो पहली चीज आपने साबित करनी होती है वो करनी ही मलकियत होती है, ठीक है। तो जो सेक्शन 9 है, अब ये मजे की चीज है पढ़ने की। सेक्शन 9 का दावा कब लगेगा, कैसे लगेगा, किस तरह लगेगा। सेक्शन 9 कहता है कि जी अगर कोई काबिज है, पहली शर्त है कि अगर कोई क्या है, काबिज। मैं यहाँ पे भी काबिज हूँ या मालिक हूँ, मैंने किराए पे लिया तो मैं क्या हूँ यहाँ पे, मैं काबिज हो गया, मैं यहाँ पे हूँ काबिज। अच्छा, अगर मैं किराया ना दूं तो मैं सही काबिज हूँ या गलत काबिज हूँ, गलत। अगर किसी के खाली प्लाट पे मैं वैसे घर पे कब्जा कर लूँ तो मैं सही काबिज हूँ या गलत काबिज हूँ, गलत काबिज हूँ। अच्छा, अगर तो फौरन फौरन कब्जा किया है और आपको पता चल गया तो फिर तो आप इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट में चले जाएंगे, क्योंकि इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट वहां पे होता है कि जहां पर क्रिमिनल नोयत होती है ताजी ताजी। जब मामला ठंडे हो जाए तो फिर सिविल चलता है, फिर क्रिमिनल वहां पे नहीं चलता। क्योंकि जब कोई शख्स साल 2 साल से वहां पे काबिज है और आप इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट में जाएंगे तो उसमें जब पता चलेगा कि ये तो पता नहीं कब से काबिज है, तो अदालत कहेगी तो फिर तुम सिविल सूट फाइल कर लेते। इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट है जी, रात इसने कब्जा कर लिया, ये सुबह कब्जा कर लिया, फौरन। क्रिमिनल केस में डिले नहीं होता, ठक करके फौरन जाके आपने करना होता। तो जो फौरन फौरन का कब्जा है उसके लिए इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट है। जो बाकी कब्जे हैं, अब मुझे एक बात बताएं, अगर कोई शख्स आपकी जमीन पे कब्जा करता है वो ठीक करता है, गलत करता है, नाजायज काबिज, गलत करता है। कानून कहता है उसने तो गलत कर लिया, आप गलत नहीं करते। आप क्या करते हैं जनाब, हसाम नाम क्या आपका, उमर,
हसाम ने उमर की ज़मीन पे कब्जा कर लिया। किसने गलत किया? हसाम ने। उमर जाता है जनाब, पकड़ता है हसाम को, गरिबान से निकाल के बाहर फेंकता है, सामान बाहर फेंकता है। तुम्हारी अपनी ज़मीन थी, तुम कर सकते थे भाई। कानून कहता है कि ना, इसने अपने हाथ में कानून लिया, तुम नहीं ले सकते। ये क्या था? काबिज था। अगर कोई शख्स काबिज हो, पहली शर्त, अगर कोई शख्स काबिज हो और उसको गलत तरीके से निकाला जाए, शर्त है कि पहले क्या होना चाहिए आपका? कब्जा। जैसे कि सेक्शन 9 कहता है, क्या कहता है जनाब, कि इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। अगर कोई किराएदार था और वो घर नहीं छोड़ रहा, तो एविक्शन ऑफ टेनेंट में जाते ना, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ में जाते। अगर आप मालिक थे और आपके पास एविक्शन ऑफ टेनेंट वाला मामला नहीं था, तो आप सेक्शन 8 में जाकर रिकवरी ऑफ पोजेशन कर देते। खुद से जबरदस्ती अगर आप किसी शख्स को निकालेंगे, चाहे वो गैर कानूनी ही काबिज क्यों ना हो, वो जाकर दावा लगाएगा सेक्शन 9 का। किसका? सेक्शन 9 का। सेक्शन 9 के दावे में अदालत ने दो बातें पूछनी है, ये काबिज था या नहीं था, इसको गैर कानूनी तरीके से निकाला या नहीं निकाला। अगर निकाला तो चल भाई, अब इसको वापस कब्जा। अब क्वेश्चन तो ये है कि वो तो था ही गैर कानूनी काबिज, वो क्या था? अब असली मालिक क्या करेगा? असल सवाल तो यहाँ पे ये आता है कि अब मालिक क्या करेगा? वो फिर सेक्शन 8 का दावा करेगा, पहले अपनी मालकी साबित करेगा और फिर उसको कब्जे से निकालेगा। सेक्शन 9 के लिए मलकियत साबित करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 9 का दावा उस वक्त है कि जब कोई भी शख्स आपकी ज़मीन पे नाजायज़ कब्जा करे और उसके बाद वो वहाँ पे सेटल इन पोजेशन हो जाए। इवन आपको मैंने बताया है, उसके पास राइट ऑफ डिफेंस भी आ जाता है, क्योंकि वो सेटल इन पोजेशन हो चुका है। तो चाहे वो गलत था, कानून कहता है उसने गलत किया, आप गलत मत करें। ड्यू कोर्स ऑफ लॉ में किसी भी शख्स को उस कब्जा से आप निकाल सकते हैं, वैसे आप उसको नहीं निकाल सकते। तो अब ये क्या हो गया हमारे पास? अभी तक आपने कितने तरीके पढ़ लिए जनाब जमीन का कब्जा हासिल करने के? 5। पहला तरीका, अगर कोई किराएदारी का मामला है तो रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट या पंजाब टेनेंसी एक्ट है हमारे पास, रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 है। दूसरा नंबर पे अगर कोई क्या है, अगर कोई आप पे क्रिमिनल तरीके से कोई कब्जा, माफिया आके जमीन पे कब्जा करे, तो आपके पास इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट मौजूद है। अगर कोई और शख्स आपके पास आपको तंग करता है, अभी तक उसने कब्जा नहीं किया या आप पे की जमीन पे कब्जा कर लिया है, या जमीन जायदाद का कोई भी ऐसा मामला कि जिसके ऊपर खून खराबा हो सकता है, मजिस्ट्रेट को 145 की दरखास्त दी जाएगी। उसके बाद अगर कोई शख्स आपकी ज़मीन पे आके कब्जा नहीं करता, सिर्फ तोड़ फोड़ करता है, 427 पीपीसी नुकसान रसानी है, और अगर वो आकर सिर्फ धमकी वगैरह देकर गालम गलोच करके वापस चला जाए, तो फिर उस सूरत में आपका ट्रेस पार्स का पर्चा कटेगा। और अगर सिविल में बात करें तो सिविल में आपके सबसे बड़े दो दावे होते हैं, सेक्शन 8 और सेक्शन 9। रिकवरी के दावे लगते हैं आपके, रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी पोजेशन, रिकवरी ऑफ पोजेशन। सेक्शन 8 का दावा सिर्फ मालिक कर सकता है, सेक्शन 9 का दावा कौन करेगा? जो आपका कोई भी ऐसा शख्स, चाहे वो कोई भी ऐसा शख्स जिसको गलत तरीके से, अगर तो वो किराएदार था, उसको गलत तरीके से निकाला, उसके पास दो रेमेडीज है। एक तो यहाँ पे, दूसरा वो रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट के, जनाब इसने मुझे बिला वजह यहाँ से क्या कर दिया है, निकाल दिया। तो दोनों रेमेडीज मौजूद है। अब सवाल पूछे जनाब इसके हवाले से, अगर कोई आप पूछना चाहते हैं सिविल और क्रिमिनल के लिए जो भी मामला आप देखना चाहते हैं, तो अब आप इसका सवाल पूछे कि क्या और कैसे और किस तरह। आप लोग जो ऑनलाइन बैठे हैं, अगर आप लोग भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप भी ऑनलाइन में सवाल पूछ सकते हैं। जी जनाब, कोई है सवाल? ये लो, ये लो, माइक के साथ सवाल पूछे ताकि बाकी लोगों तक भी आवाज़ पहुंच जाए। जी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि इलीगल पोजेशन जो है, डिस्पोजेशन, पोजेशन नहीं, इलीगल डिसपोजेशन। डिस्पोजेशन। जी जी। तो सर हम इसका सबसे पहले अगर कब्जा हो जाए प्रॉपर्टी के ऊपर, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल जो चलाई जाती है 15 जब भी ऐसा कोई मामला होता है ना, जो इलीगल डिस्पोजेशन, क्योंकि क्रिमिनल होते हैं, मैंने आपको बताया फौरी फौरी, ये जैसे कोई कब्जा कर रहा है ना आपकी जमीन पर, जी जी असला लेकर आ गए जनाब, तो इलीगल डिस्पोजेशन की कंप्लेंट के लिए कॉल चलाना जरूरी होता है कि हम 15 पे पहले कॉल चला देते हैं जनाब ये बंदा कब्जा कर रहा है, जी और फिर अगले दिन जाके हम उस पर इस्तफासा करते हैं। अगर कॉल चल ना चली हो तो वो कहते हैं फिर अगर इतना ही मसला था तो वहाँ पे शोर शराबा क्यों नहीं हुआ आपने, अगर कोई आपकी जमीन पे कब्जा कर रहा था आप खामोशी से क्यों नहीं ठहरे?
तो उस पे अगर कोई शख्स आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा करे तो आपको कॉल चलानी पड़ती है। कॉल चलाने का मतलब है कि वाक़ई ये ताज़ा-ताज़ा मामला है, जिस शख्स ने आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा सिर्फ़ ये फिर कब्ज़ा माफ़िया नहीं, कोई भी शख्स तो आपकी ज़मीन पे जो है वो कब्ज़ा करता है तो आप उसमें इल्लीगल डिस्पोज़ेशन एक्ट में मुकदमा कर सकते सर हैं। इसका ड्यूरेशन कितना है ताज़ा, मतलब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? जितना ज़्यादा फ्रेश होगा, जितना ज़्यादा फ्रेश होगा, वैसे इल्लीगल डिस्पोज़ेशन एक्ट में टाइम इसके हवाले से कोई ख़ास नहीं लिखा हुआ, लेकिन जितना ज़्यादा ओल्ड होता जाएगा मामला, उतना ज़्यादा वो चलता जाएगा कि इसमें क्या है कि जनाब हूएवर कंट्रीब्यूट्स द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन शैल विदाउट प्रेजुडिस टू, ये ओवरऑल इसमें जो है वो टाइम जो है वो है टोटल 2 साल का, 2 महीने के टाइम में जिसमें आपका मुकदमा फारिग होना है। लेकिन ये अगर ज़्यादा डिले हो जाए, तो अदालत आपका क्रिमिनल मुकदमा, इसमें 10 साल तक की सज़ा है। इसमें तो सज़ा भी होती है, अगर कोई शख्स आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा करता है तो इसमें सज़ा भी होगी। जी। तो सर एक और था कि ये अक्सर चलते हैं ज़मीनों के मामलात, तो एक सर पार्टी के हक़ में होता है तो वो कब्ज़ा जल्दी फ़ौरन लेने चली जाती है, मतलब इजरा में जाने से पहले कि हमारे तो हक़ में हो गया। इजरा देखिए जब तक इजरा, हाँ, अगर वो उसके हक में हो गया, जी, इजरा ऑटोमेटिकली हो जाता है। जी, आजकल जो नया कानून है वो खुद ब खुद उसमें क्या हो जाता है, इजरा हो इजरा, जाता है। लेकिन इजरा करवाना है कानूनी तरीके से। जी, अगर वो इजरा गैर कानूनी तरीके से करवाते हैं तो फिर भी आप उसमें जा सकते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि जनाब मैंने तो जाकर अपील में इसको क्या करवाना था, जी, एग्जीक्यूशन को स्टे एग्ज़ करवाना था। अपील में आप एग्जीक्यूशन को स्टे करवा हुँ, सकते हैं। तो आप कहते हैं अभी तो मैंने अपील फाइल करनी थी, मेरा 30 दिन का टाइम पूरा नहीं हुआ, मैंने एग्जीक्यूशन को स्टे करवाना था, तो ये इस तरह आके कब्जा नहीं ले सकता। अगर वो करेगा तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करवा सकते हैं। जी। अच्छा सर, क्या ओनर सेक्शन 9 में अपने टाइटल को प्रूव नहीं कर सकता? सेक्शन 9 में तो टाइटल प्रूव करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है? अगर कोई मालिक भी सेक्शन 9 में मुकदमा करना चाहे तो वो कर सकता है। सिर्फ उसमें ये साबित करना है कि मैं काबिज़ था। जो सेक्शन 9 है, उसमें आपने खाली क्या साबित करना है, चाहे आप सही काबिज़ थे, चाहे आप गलत। अगर मालिक भी था और वो काबिज़ था, एक शख्स मालिक भी था और काबिज़ भी था, तो उसको भी निकाल दिया, तो अगर वो कब्ज़ा साबित कर सकता है, वहाँ पर कब्ज़ा नहीं है 8 में। 8 में हमने क्या साबित करनी है? मल्कियत। 8 जो कहता है वो क्या कहता है? A person entitled to the possession of the specific immovable property may recover it in the prescribed manner in the code of civil procedure. इसमें कहीं कब्जे का जिक्र किया उसने? सेक्शन 8 में कहीं कब्जे का जिक्र है? नहीं सही है। तो अगर एक मालिक भी था और काबिज भी था, तो फिर वो सेक्शन 9 में चला जाए, उसको फौरी फौरी मिल जाएगा। फर्क क्या है? अगर आप सेक्शन 9 में जाओगे तो इसमें मुकदमे का फैसला जल्दी होना है। सेक्शन 8 में जाओगे तो मुकदमे का फैसला क्या होना है? टाइम लगना है। वो तो उसने कहा ना कि सिविल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर क्या है? वो तो लंबा प्रोसीजर है जनाब, सारे का सारा। सर एक माइक इनको दे देना, सवाल करना। इधर भी साथ सवाल ले लेते हैं फिर। सर कॉल कर देते हैं तो क्या होता है जनाब, पुलिस वाला केस हैंडल करते हैं। तो पुलिस वाले केस हैंडल करते हैं कि अगर वो आपको कब्जा लेकर देते तो बात क्या होगी? खत्म। खत्म। और अगर वो कब्जा लेकर ना दे तो आप क्या करेंगे? फिर इलीगल डिस्पोजेशन इलीगल। लगाएंगे। जनाब ये हमने पुलिस को भी कॉल किया, पुलिस ने कोई भी इसके ऊपर काम नहीं नहीं किया। किया। सर क्या रेंट ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश अंडर पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट ऑफिशियो रेंट रजिस्ट्रार भी होता है? नॉर्मली रेंट रजिस्ट्रार अलग भी होता है, अलग ऑफिस भी होता है, और जो आपका रेंट ट्रिब्यूनल होता है उसी के अंदर भी रेंट रजिस्ट्रार बिठा दिया जाता है, जो रेंट की आपकी नीड्स वगैरह वो क्या करता है, रजिस्टर रजिस्टर करता करता है। उसके बाद है जनाब लास्ट पर 7.5 मन करते हैं सर प्लीज। 751, 751 और चीज़ है भाई। 751 तो ये होता है। है लड़ाई। 107 151, जब दो गिरोह आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो किसी भी चीज़ पर, लाजमी नहीं कि जमीन जायदाद पर जमीन। हो, किसी भी चीज़ पर जब लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो फिर 751 में पुलिस दोनों को पकड़ के दोनों को मजिस्ट्रेट पकड़। के पास ले जाती है। अब आप पूछिए, आपका सवाल क्या है? सर अगर एक बंदा वो एक जगह पे 25 साल से काबिज है, हम्म, लेकिन उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हम्म। तो कोई और बंदा आके उसको मतलब वो पीछे से करके वो उठा के वो तो कब्जा सेक्शन 9 में जाएगा वो। सेक्शन 9 में जाएगा। सेक्शन 9 में जाके कब्जा जब भी आपने लेना और काबिज थे और कब्जा लेना सेक्शन 9 का दावा तो होगा। अगर इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट भी कर सकता है। ठीक हो गया सर। अगर दूसरा बंदा कहता है कि मैं मालिक हूँ, हम्म। और अगर वो मालिक है जी तो जी। उसको अदालत से जाकर अपना जो है रिकवरी ऑफ पोजेशन करनी है सेक्शन 8 में। ठीक हो गया। सेक्शन 8 में काबिज होना जरूरी नहीं है। नहीं है। तो सर अगर वो एक बंदा 25 साल से बैठा हुआ है अपनी जमीन पे, उसके वो कहीं जैसे बाप दादा की होती है, वो कहते हैं उधर से तुम रख लो उधर से हम रख लेते हैं, उन्होंने कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं की हुई और वो 25 साल से वहां पे है, तो फिर वो खुद और आके उसको उठा सकता है वहां से?
तो देखिए जो मुश्तरका खाते होते हैं ना, जी, जी। मुश्तरका खातों में ही मसले आते हैं। जी, जी, जी। वहाँ पे जब तक फिर प्रॉपर तक़सीम ना हो, आप स्टे भी नहीं जी, ले सकते। वो जो ठीक बैठा है आप उसको नहीं उठाएँगे, पहले इसके ऊपर तक़सीम चलेगा। ठीक हो गया। जब तक तक़सीम ना हो मुश्तरका खाते में पता नहीं है कि ये किसकी है, किसकी किसकी है, किसकी नहीं है। नहीं है। ठीक तो हो मुश्तरका खाते जो होते हैं उसका मामला ही अलग होता है। और सर अगर कोई आप बैठे हुए हैं और कोई कब्ज़ा करने आ जाता है तो हम राइट ऑफ डिफेंस कहाँ तक कर सकते हैं? आप अपनी जो उसकी अगर आपको जान जाने का खतरा हो आप उसकी जान भी ले सकते हैं। ठीक पूरा हो जहाँ पे जो आपका है जी, जी। पाकिस्तान पिनल कोड जी, वो जी। कहता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी जान को डिफेंड करने के लिए अगर किसी की जान भी लेते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपने ये साबित करना है कि अगर मैं इसकी जान ना लेता तो वो मेरी जान ले लेता। ठीक हो एक सादी-सी बात है, एक शख्स आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा करने के लिए आ गया, उसके पास गन थी। हुँ, आपने पत्थर मारा, गन उसके हाथ से गिर गई। गन आपने लेकर अब उसे मारा तो अब गलत हो गया, क्योंकि जब गन आपके हाथ हुँ। में आ गई तो आपको जान का खतरा नहीं अब रहा। आपको जान का खतरा नहीं है। हाँ, उसके हाथ में गन थी और आप अचानक पिस्टल निकाल के गोली मार देते या कोई और बंदा आपका आके पिस्टल से गोली मार देता है, ये जान जाने का खतरा था, जान ले ली, कानून इसकी जस्टिफिकेशन देता है कि ये हो हुँ, सकता है। ठीक हो गया। जी, और कोई सवाल? ऑनलाइन में इसके हवाले से कोई सवाल हो कि जनाब कोई क्या टेनेंट पगड़ी की बेस पे सूट कर सकता है? पगड़ी का कांसेप्ट कानून इसको इतना ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ नहीं करता। टू सम एक्सटेंट हम इसको लीज़ में लेकर चले जाते हैं जी पगड़ी का मामला, लेकिन पगड़ी एक और चीज़ है। कानून में लीज़ की हद तक इसको हम देखते हैं तो देखते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स वहाँ पे बैठा है, पगड़ी देकर बैठा तो काबिज़ तो है ही है। पगड़ी वाला नॉर्मली क्या होता है? काबिज़ होता है। तो जो भी काबिज़ होगा, काबिज़ के पास कब्ज़ा वापस लेने के लिए अगर उसको गैर कानूनी तरीके से वहाँ से निकाला गया है, बेदखल किया गया तो सेक्शन 9 है उसके पास। अगर सिविल में है तो सेक्शन 9 है और 9 है। यहाँ पे इसको मलकियत साबित करने की ज़रूरत नहीं, नहीं है। कब्ज़ा ज़रूर साबित करना है और सेक्शन ठीक 8 में कब्ज़ा साबित करने की ज़रूरत नहीं नहीं है। वहाँ पे आपने क्या साबित करना है? मल्कियत मलकियत और मलकियत की बेस पर आपको क्या मिलेगा? कब्ज़ा और सेक्शन 9 में कब्ज़े की बेस पर आपको क्या मिलेगा? कब्ज़ा। कब्ज़ा, और अगर एक शख्स मालिक भी है और काबिज़ भी काबिज़ है, भी है। तो वो मलकियत क्यों साबित करे? वो तो मालिक के साथ मालिक काबिज़ भी तो है, तो वो कब्ज़े में सेक्शन 9 में चला जाएगा और उसको क्विक रेमेडी के तौर पर सेक्शन 9 की रेमेडी मिल जाएगी। ठीक सर ये जो कब्रिस्तानों में जगह मतलब लोग कहीं देखे हैं, ऐसे भी मैंने देखे हैं, कब्रिस्तान की जगह को 10-10 साल 20-20 साल से रखा हुँ, हुआ है उन्होंने अपनी पोजीशन में, उनके हुँ। खिलाफ क्या रहेंगे? सर एक घर जिसमें सिस्टर रही हो 16-17 साल से और उसमें बहन-भाइयों का हिस्सा हो, तो सिंपल जब अब अगर वो घर अब्बा जी के नाम पे है, अभी तक अब्बा जी के नाम नाम पे पर है, तो फिर आप पार्टीशन विद पोज़ेशन पोजीशन विद लगाएँगे। पोजीशन और अगर वो घर आप लोगों के नाम पे क्या हो चुका है, वो ऑलरेडी आपके नाम पर उसकी पार्टीशन हो चुकी हो है, चुकी है सक्सेशन उसकी हो हो चुकी है, चुकी है। तो फिर आप सिर्फ़ पोज़ेशन का मुकदमा लगाएँगे और पोज़ेशन के साथ आप मीन्स प्रॉफ़िट का मुकदमा लगाएँगे। कि जनाब मैं मालिक हूँ, 2016 में ये विरासत हमारी क्या हुई थी, तक़सीम हुई तक़सीम थी हुई थी। और उसके बाद जो है ना ये जो घर है तब से इसके कब्ज़े में है। ना ये हमें कोई किराया दे रहा है, ना ही कुछ और उसको इस्तेमाल कर रहा है। लिहाज़ा जो है हमें इससे इतना अरसा जो इसने इस्तेमाल किया उसके मीन्स प्रॉफ़िट भी लेकर दिया जाए और इससे कब्ज़ा भी लेकर दी लिया जाए। अब काबिज़ कौन है? वो वो है। जो आप सेक्शन 9 का दावा लगाएँगे? नहीं नहीं लगेगा। आप काबिज़ मल्कियत वो है। काबिज़ तो आप किसका दावा लगाएँगे? सेक्शन या 8 का। मल्कियत आप ठीक है। जब भी कोई काबिज़ और हो और मलकियत आपकी हो, आपने अपना कब्ज़ा वापस लेना हो जिसमें आप काबिज़ नहीं है नहीं थे, तो फिर दावा लगेगा सेक्शन 8 का। 8 का और 8 के दावे में अगर इतना अरसा हो चुका है, तो 7 आप क्या लगाएँगे? 7 मीन्स प्रॉफ़िट जिसको कहते हैं, वो भी ठीक आप है। उसका दावा लगाएँगे। और क्या जनाब, क्या नहीं मेरे भाई-बहन को ना देना चाह रहे हो, अब इसकी बात आती है तो समझ नहीं आ रही कि मेरे बहन-भाई को ना देना चाह रहे हो। और कोई सवाल जनाब आप लोगों का इस हवाले से अगर है तो? सर ये जो लैंड माफिया जो कब्रिस्तानों की जगह लोग 10-10 20-20 साल से हुँ, बैठे रहते हैं, घर बना देते हैं, कई हुँ। 2 साल डेरा वगैरह जो भी बनाते हैं, तो सर उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे? अब उनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है क्योंकि वो ज़मीन किसी शख्स की तो मलकियत नहीं है। जी, ज़मीन किसी शख्स की मलकियत नहीं है। नहीं है। ये जो आपके कब्रिस्तान वगैरह होता है ना, ये पब्लिक चैरिटीज़ और ये सारी चीज़ों में आ जाते हैं। जी, इसका जो मुकदमा उसमें मौजूद है कानून के अंदर कि आप इनके ऊपर मुकदमा कर सकते हैं। लेकिन या अदालत की इजाज़त से या फिर आप मुकदमा करते हैं उसके अंदर जो एडवोकेट जनरल है उसकी परमिशन के साथ आप मुकदमा करते जी, हैं कि जनाब ये जो है वो औकाफ की ज़मीन है, ये पब्लिक चैरिटी है, ये वक़्फ़ है और वक़्फ़ के ऊपर इस शख़्स ने वो किया है वो तो उसके कब्ज़ा लिए फिर कर लिया। जो आपका वक़्फ़ के इमलाक है उसका एक पूरा एक अलग सिस्टम मौजूद है। वहाँ पे जाकर हम महकमा औकाफ में उसकी दरख़्वास्त दे देते हैं कि जी आप इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी के इसको खाली करवाने के लिए आप फर्दर जो एक्शंस हैं वो भी करें और जो भी मामलात उसमें
लेकिन सेक्शन 9 सिविल प्रोसीजर ये कहता है कि अगर ज़मीन की कहीं पे बात आएगी ना, चाहे उस पे मस्जिद, मदरसा कुछ भी है, तो सिविल कोर्ट में वो मुकदमा फाइल हो सकता है। लेकिन वो रिकवरी ऑफ पोजेशन आपके सिंगल नाम पर तो नहीं जाएगी, वो पोजेशन जाएगी उस ट्रस्ट के नाम पर, तो फिर अदालत की इजाज़त के साथ मुकदमा किया जा सकता है। और कोई सवाल किसी का? हाँ मियाँ, कोई सवाल है? ये बस हो गया? बस यही हो गया। ये हमारा जो आज का लेक्चर था बेसिकली, इसमें सिविल भी हमने टच किया और क्रिमिनल भी टच किया, लेकिन ये सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है कि ज़मीन का कब्जा हासिल करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद है। आगे फर्दर इन ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए हर एक का अलग अलग तरीकाकार है। शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, फिर जो हमारे रजिस्टर्ड लोग हैं हम इनको प्रॉपर उनके पैटर्न शेयर कर देंगे। पैटर्न अगर आपके पास हो, बाकी काम आपका आसान हो जाता है। फिर अलग अलग हम आपको डिस्कस भी करके दे देंगे। जहाँ तक बात है जी रेंटेड प्रेमिसेस वाला, तो उसके लिए आपने एक पिटीशन दायर करनी है रेंट कंट्रोलर के पास। अगर रेंट कंट्रोलर नहीं है तो सिविल जज विद द पावर ऑफ रेंट कंट्रोलर। उससे पहले अगर आपने रजिस्टर्ड डीड है तो फिर ठीक है, नहीं तो पेनल्टी पे करनी है। पेनल्टी, रेंट एग्रीमेंट और साथ एक पिटीशन। पिटीशन में आप ग्राउंड्स लिखने के बाद अदालत में जाके जमा करवा देंगे, ये रेंट कंट्रोलर इसको करेगा। उसके बाद अगर आपका मामला जो है वो इलीगल डिस्पोजेशन पे है तो डायरेक्ट कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगा। नीचे आपने कहीं जाना है ही नहीं, इस्तगासा फाइल होगा डायरेक्ट कहाँ पे होगा? कोर्ट ऑफ सेशन। उसकी पिटीशन लिखी जाएगी, पिटीशन के साथ जो आपने पुलिस को रिपोर्ट वगैरह की है, क्योंकि आपने साबित करना है कि ये क्रिमिनल एक्ट था और उसके लिए हमने अपनी पूरी कोशिश की, तो उसके साथ वो रिपोर्ट वगैरह लगाकर आप इसको जाके बता देंगे, जाके डायरेक्ट कोर्ट ऑफ सेशन में चला जाएगा। उसके बाद आगे अगर फर्दर आप देखते हैं कि मजिस्ट्रेट को भी एक रिटर्न दरखास्त दी जाती है 145 के तहत कि जी मैं इधर काबिज हूँ, मालिक हूँ, या जो भी आपका स्टेटस है, और ये फलां शख्स आके मुझे क्या कर रहा है? तंग कर रहा है, जिससे खून खराबा हो सकता है, लिहाजा इसको हुक्म दिया जाए कि ऐसा कोई भी मामला ये ना करे। उसके बाद हाँ, एक और भी चीज़ है, ये मैंने आपको जो अभी तक जो चीज़ें बताई हैं वो कौन सी बताई हैं, एक और छठी चीज़ भी अभी इसमें ऐड कर ले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 और 9 का तो फर्क पता चल गया ना? जी सर। मालिक 8 का दावा करेगा, काबिज 9 किसका करेगा? 9 9 का। अच्छा, आपकी एक ज़मीन है, आप उसके मालिक भी हैं और काबिज भी हैं। जी सर। क्या आपको अब कोई मुकदमा करने की ज़रूरत है 8 या 9 में? आप मालिक भी हैं, काबिज भी हैं। काबिज भी हैं। आपको कब्ज़ा चाहिए? नहीं, आप काबिज तो हैं काबिज हम। हैं, आपको कब्ज़ा क्यों कब्जा चाहिए? जी सर। मलकियत चाहिए आपको? मिल्कियत तो है। ऑलरेडी है। अब यहाँ पर अगर कोई सिर्फ तंग कर रहा है, जी, जी। तो आप एक तो मजिस्ट्रेट को 145 की दरखास्त दे सकते 145 हैं। की दरखास्त है। उसके बावजूद आप ये चाहते हैं कि रोज़-रोज़ की बक-बक से जान छूटे। जब हुआ क्या है, आपकी ज़मीन है और ज़मीन में से लोगों ने गुज़रने का रास्ता बना लिया। प्लॉट जी। खाली था, लोगों ने, आप कहते हो भाई ये मेरा प्लॉट है, जी, जी। आप दीवार बनाते हो, वो अगले दिन फिर दीवार तोड़ते हैं, गिराते हैं, फिर उतारते रास्ता हैं, बना फिर लेते हैं। बनाते हैं। खास तौर पे ये मसले मसाइल आते हैं ज़रई ज़मीनों पे। आप किसी का रास्ता बंद करते हैं, वो दीवार आपका बनना तोड़ता है, फिर रास्ता फिर बनाते रास्ता हो बना गया। लेता है। जी, जी। अब आप कहते हो भाई मैं इसका मालिक हूँ। इसमें एक चीज़ आप ज़हन में रख लें, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक और बता रहा हूँ, चलिए वो भी यहीं पे टच कर देते हैं आज। इसमें 2 और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये भी ज़मीन के साथ रिलेटेड है। हक़-ए आसाइश। कौन सा हक़? हक़-ए आसाइश, राइट टू हक़-ए आसाइश, राइट ऑफ ईज़मेंट। ईज़मेंट। ये होता है किसी दूसरे की ज़मीन पे आपका हक़। जी, जी। किसी दूसरे की दूसरे की ज़मीन ज़मीन पे पे आपका आपका हक़। हक़। अगर कोई शख्स आपकी ज़मीन पे 20 साल तक लगातार पानी का हक़, गुज़रने का हक़, हवा का हक़, रोशनी का हक़, इस मतलब अभी आपको इसका पता ही नहीं है कानून का, आपको ये बताऊँ तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। आपका घर है जनाब, जी, जी। ठीक है? और 25 साल से आप वहाँ पे रह रहे हैं। साथ वाली ज़मीन बिक जाती है जी। और वो वहाँ पे प्लाज़ा खड़ा करने लग जाते हैं। हक़ आप करें जनाब, राइट ऑफ ईज़मेंट कर दें। तो मैंने ये घर इसलिए 25 साल पहले लिया था कि मैं इधर से हवा और रोशनी आएगी। आएगी। ये प्लाज़ा बन जाएगा तो मेरे घर में हवा और रोशनी नहीं आएगी। जबकि ज़मीन उसकी है। जी। पर आपने इसलिए लिया था कि इधर ये ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। नहीं थी। अब वो शख्स अगर वो कोई भी है तो मजबूरन वो आपके साथ कंप्रोमाइज़ करेगा, आपको कुछ दे दिला के फिर जाके प्लाज़ा खड़ा करेगा, वैसे प्लाज़ा वो खड़ा नहीं कर सकता। अल्टरनेट वे भी दे सकता है। कुछ ना कुछ आपको मिलेगा मिलेगा। ज़रूर। अब इसमें होता है, फिर जो मैं चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसमें होता है ये कि कोई शख्स आपकी जगह से रास्ता इस्तेमाल करता है और 20 साल बाद वो अपने हक के आसाइश में जाके कहता है ये तो मेरा हो गया। जी। तो आप ये चाहते हैं कि ये ना हो कि कल को ये ज़ालिम मेरी ज़मीन पे काबिज़ होकर ये पक्का-पक्का रास्ता इस्तेमाल करने लग जाए। इधर हम करते हैं दावा इस्तक़रार हक़। कौन सा दावा? दावा इस्तक़रार हक़। सूट फॉर डिक्लेरेशन। सूट फॉर डिक्लेरेशन। असल में सूट फॉर डिक्लेरेशन सिर्फ इस काम के लिए नहीं होता, और भी बड़ी चीज़ों के लिए होता है, जो हमारे नाम का मामला हो गया, जी, डेट ऑफ जी। बर्थ का मामला होगा। लेकिन मैं उसको वो नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको जी, सिर्फ जी। पढ़ा रहा हूँ
कि ज़मीन के हवाले से इस्तक़रार हक़ का दावा क्या होता है। जी, जी। आप मालिक भी हैं और आप काबिज़ भी काबिज़ हैं। भी हैं। कभी मैं उधर से गुज़रता हूँ, कभी मैं आपको कहता हूँ ये मेरी ये ज़मीन है, मेरी कभी कुछ, तो आप अदालत में जाएँगे और जाके कहेंगे जनाब मैं मालिक हूँ और मैं काबिज़ हूँ। काबिज़ हूँ। आप इस चीज़ की डिक्लेरेशन कर दें कि कोई बंदा मुझे तंग ना ना करे। करे। आम तौर पर होता ये है कि जब कोई विरासती प्रॉपर्टियाँ आती हैं, तो लोग उस पे दावेदार बन जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, दावा इस्तक़रार हक़ हक़ करते हैं कि जनाब ये ज़मीन किसकी है, मेरी मेरी मलकियत है, कोई और इसके ऊपर दावा ना ना करे। तो कोई अगर उसमें से रास्ता इस्तेमाल कर रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ कर रहा है और आपने उसको रोकना है रास्ते से या किसी भी ऐसे मामले से, तो उसके ऊपर कौन सा दावा लगेगा, दावा इस्तक़रार हक़ हक़ सूट फॉर डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन, जिसके ज़रिए से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी शख़्स को ऐसे रोक रोक सकते हैं। सकते हैं। अच्छा सर, अगर इल्लीगल डिस्पोज़ेशन कोई कर ले तो वो ओनरशिप के लिए हाँ, कर सकता है। इल्लीगल डिस्पोज़ेशन एक्ट जो है वो तो आपको फ़ौरन कब्ज़ा मिल गया ना। अगर वो डिस्प्यूट पे बात है तो फिर आप सिविल सूट फाइल करेंगे। मलकियत हमेशा किसमें डिसाइड होनी है, सिविल सूट। सिविल सिविल और मलकियत के लिए सेक्शन कौन-सा है, सेक्शन एक अगर आपको मलकियत के साथ कब्ज़ा चाहिए, तो फिर क्या करना है आपने सेक्शन, अगर देखें, अगर मलकियत के साथ क्या चाहिए, कब्ज़ा, कब्ज़ा चाहिए। तो सेक्शन तो 8। हाँ, अगर खाली मलकियत का ऐलान करवाना है, मालिक आप पहले से हैं, तो डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन लेकिन मालिक और काबिज़ हों तब। तब और अगर आप मालिक हैं, काबिज़ नहीं नहीं हैं, तो फिर अलग मामला, फिर सेक्शन 8 में आ गए। जी, अगर आप अलग काबिज़ हैं, मालिक नहीं नहीं हैं, है तो फिर आप आएँगे सेक्शन 9 में। 9 में लेकिन डिक्लेरेशन के लिए मालिक और काबिज़ दोनों होना ज़रूरी है। ठीक हो ठीक है जनाब, कोई और सवाल अगर किसी का है तो वो बता दें। सर जगह बहन के कब्ज़े में 16-17 साल से हो, तो भाई 50 साल से हो, जितने अरसे से भी हो, अगर वो तक़सीम शुदा है, है तो फिर तो पोज़ेशन का सूट लगेगा। अगर तक़सीम शुदा नहीं है, तो फिर आपका पहले पार्टीशन और फिर उसके बाद पोज़ेशन। पोज़ेशन ठीक हो गया जनाब, ये हमारा जो है आज का लेक्चर था इस हवाले से, जी, कि जिसके अंदर हमने ज़मीन के कब्ज़ा के बारे में, कि ज़मीन का कब्ज़ा किस तरह हासिल किया जाए। अगर कोई आप इस हवाले से क्वेश्चन ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो जी, पूछना जी। चाह रहे हैं, तो वो पूछ सकते हैं। इस हवाले से जो भी हमारे ड्राफ्ट्स हैं, जो हर चीज़ के हवाले से जितनी चीज़ें मैंने आज बताई हैं, इनको हम वन बाय वन आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, इनके ड्राफ्ट के साथ डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब हम ड्राफ्ट के साथ डिस्कस कर रहे होंगे तो शायद एक दिन में हम एक ही मैटर डिस्कस कर सकेंगे। जी, अब हमारा जो अगला सेट चलेगा वो इसी के हवाले से चलेगा कि ज़मीन का कब्ज़ा किस तरह हासिल किया जाए। ठीक इसमें है, मुश्तरका खाते का भी कंसेप्ट देखेंगे, पार्टीशन ठीक के है। मुकदमे कैसे होते हैं, ज़मीन की तकसीम कब-कब कैसे, क्योंकि ज़मीन जो होती है वरासती, उसकी तकसीम का क्या तरीक़ाकार है, जो ज़मीन जो उसके अलावा आप ख़रीदते हैं, जी, उसकी जी, तकसीम का क्या तरीक़ाकार है। बहुत ज़्यादा फ्रॉड हमारे मुल्क में चल रहे हैं जी, कि जब आप मुश्तरका खातों से ज़मीन खरीदते हैं तो आपको पंजाबी में कहते हैं दिखाई सजी जाती है, तुम्हारी खबी जाती है। फ्रंट आपको दिखाते हैं जी, जी, सर। और जब तकसीम की बात आती है तो पिछला हिस्सा दे देते हैं आपको। या आपके जो कनालें हैं, यानी कि जो आपने ज़मीन अगर कुछ रही ज़मीन खरीदी तो एक कनाल उधर और एक कनाल आपको उधर वहाँ पर देकर वो मामला ख़त्म कर देते हैं। तो आप किसी काम के नहीं रह जाते। ये सारा इस मामले का हल क्या है, जब भी हम मुश्तरका खाते से ज़मीन खरीदें, तो मुश्तरका खाते से ज़मीन खरीदते वक़्त हमें क्या-क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें इस ज़मीनी और जायदादों के जो मामलात हैं हमारे, उसमें इंशाल्लाह आगे चलते रहेंगे। तो कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।